जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घुसपैठ को किया नाकाम। इंडियन आर्मी ने नेपाली आर्मी को हैंडओवर किए 6 टारगेट ड्रोन्स। अगले साल के मध्य तक फाइनल होगी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 2 सबमरीन वाली परियोजनाएं। अमेरिकन ऑफिशियल्स का भारत में चल रहा है जातिवाद वाला गेम। और एससीओ समिट में भारतीय प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स। तो चलिए आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आपने भी नोटिस किया कि आज अमेरिका साइड में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और इतनी गर्मी थी कि जलने की जो स्मेल है वो 7 समंदर पार तक आ रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों था। अगर आपको भी ऐसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसी बात पर पहला अपडेट है जम्मू कश्मीर से, जहाँ आज पुंछ में भारत की फोर्सेस ने पाकिस्तानी आतंकियों की एक और बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक आज 5:30 आवर्स पर एलओसी के पास इंडियन ट्रूप्स ने सस्पिशियस मूवमेंट्स को डिटेक्ट किया था और फिर इस घुसपैठ के प्रयास को रोकने के लिए फायरिंग भी की गई थी। और जबकि कल पुंछ में ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए, जिनकी पहचान तारिक शेख और रियाज अहमद के तौर पर हुई है। और उन्हें कल रेड के दौरान कस्टडी में लिया गया था और उनके पास से 2 असॉल्ट राइफल्स और कुछ एम्यूनिशंस भी बरामद किए गए। और इसी तरह से 30 और 31 अगस्त को कुपवाड़ा में लॉन्च किए गए जॉइंट सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में वॉर लाइक स्टोर्स बरामद किए गए, जिनमें पिस्टल, यूबीजीएल यानी कि अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड्स और ऐसी अलग अलग टाइप्स के एम्यूनिशंस शामिल हैं। और ये आर्मी और बीएसएफ का एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन था जो कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर लॉन्च किया गया था। बाकी इस मामले पर आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी आतंकियों से याद आया कि पाकिस्तान में जो बाढ़ आ रही है तो उसके लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत को ही जिम्मेदार ठहराया है। और इसके साथ एक बहुत ही अजीब सा क्लेम किया है कि जो बाढ़ का पानी सीमा पार से पाकिस्तान में आ रहा है तो उसके साथ बहकर पाकिस्तान में डेड बॉडीज़ भी आ रही हैं। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यह दावा सियालकोट वाली विजिट के दौरान किया था, जहां वे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को देख रहे थे। जबकि भारत तो बाढ़ के बारे में पाकिस्तान को पहले ही एडवांस में सूचित कर चुका है, लेकिन खुद के फेलियर्स को भारत को जिम्मेदार ठहराना पाकिस्तान की पुरानी आदत में शामिल है। जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में आज का दिन बेहद ही खास था, क्योंकि एक तो आज एससीओ समिट हुई है और इस समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करी। जैसे कि एससीओ में 3 लेटर्स के माध्यम से भारत के विजन को उन्होंने समझाया है और वो 3 लेटर्स है SCO। एस का मतलब है सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी और ओ अपॉर्चुनिटी। उन्होंने आतंकवाद पर भी मुख्य रूप से बात करी कि कैसे जो आतंकवाद है वो इंडिविजुअल नेशंस की सिक्योरिटी के लिए एकमात्र खतरा नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए ही एक साझा चुनौती की तरह है। और इसी वजह से भारत हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक यूनिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर देता आया है। और इसी के साथ उन्होंने सभी SCO मेंबर से यह भी आग्रह किया कि सभी एक साथ आकर आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड्स को स्वीकार ना करें। और वैसे डबल स्टैंडर्ड वाली बात मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान के लिए है। और बिना पाकिस्तान का नाम लिए भारत ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी मुख्य रूप से बात करी है। और जबकि पहलगाम हमले पर बात करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री का स्पष्ट रूप से कहना था कि ये जो हमला है ये मानवता पर विश्वास रखने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक देश के लिए एक खुली चुनौती की तरह था। और इस समय पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें स्वीकार है। हमें एकजुट होकर यह कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड यानी कि डबल स्टैंडर्ड्स स्वीकार्य नहीं होगा और हमें हर रूप और हर रंग के आतंकवाद का सर्वसम्मति से विरोध करना होगा और ये मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य है। वहीं इसके अलावा एससीओ समिट की साइडलाइंस भारतीय प्रधानमंत्री और उनके रशियन काउंटरपार्ट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच भी बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट हुई है। और उनकी इस मीटिंग की जो कुछ झलक सामने आई हैं वो तो आप सबने देख ही ली होंगी। अगर नहीं देखिए तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, उस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करिए। और साथ में आपको ये भी सूचित कर दें कि जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा होगा तो हम एक स्पेशल गिव अवे कॉन्टेस्ट रन करेंगे। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी आज रशियन राष्ट्रपति और उनके भारतीय काउंटर पार्ट पीएम नरेंद्र मोदी बायलैटरल मीटिंग के लिए सेम कार में ही गए थे। तो उनकी वो जो पिक्चर है वो केवल भारत में नहीं बल्कि चाइनीज सोशल मीडिया पर भी वायरल है। और आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि ये पिक्चर्स केवल एक पिक्चर नहीं है बल्कि एक तरह का संदेश है उन लोगों के लिए जिन्हें आज तक सिर्फ यही लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ उनकी चलती है। बाकी हाँ, रशियन राष्ट्रपति के साथ बायलैटरल मीटिंग में भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्ण आपका इंतजार कर रहे हैं। और ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई है और व्यापकता का परिचायक है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। और हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
बाकी इसके अलावा रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया कि जो रशिया है वो बेहद ही जल्द भारत और चीन में नए इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट करेगा। जबकि इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें अजरबैजान की मीडिया दावा कर रही है कि भारत ने एससीओ ग्रुप में अजरबैजान की फुल मेंबरशिप को ब्लॉक किया है, क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान का की पार्टनर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारत पर व्यक्तिगत नाराजगी के चलते 50% टैरिफ लगाने के बाद जब उन्हें यह समझ में आया कि इससे भारत को तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो व्हाइट हाउस के कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो अब जातिवाद पर उतर आए हैं। तो हुआ यह है कि अभी हाल ही में व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइज़र जिनका नाम है पीटर नवारो, तो फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू हुए जब उनसे भारत के साथ चल रहे निगोसिएशंस के बारे में पूछा गया, तो उनका यह कहना था कि केवल भारत ही ऑफेंडर नहीं है बल्कि चाइना भी है। और जब उनसे पूछा गया कि भारत पर जो एडिशनल टैरिफ लगाया गया है तो क्या वो व्लादिमीर पुतिन को चोक करने के लिए पर्याप्त है, तो नवारो ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि भारत पर वर्तमान में 50% टैरिफ है, जबकि चीन पर भी 50% से थोड़ा अधिक टैरिफ है। और उन्होंने कहा कि ये भी एक सवाल है कि अमेरिका खुद को नुकसान पहुंचाए बिना टैरिफ को कितना ऊपर ले जाना चाहता है। और ये बात करते करते वे वापस से भारत पर आए और फिर ये कहा कि 2022 से पहले जब रशिया यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था तो उस समय जो भारत है वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदता था, या फिर खरीदता था तो बहुत ही छोटी अमाउंट में। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि 2022 के बाद रशिया की रिफाइनरीज ने भारत की बड़ी तेल कंपनियों के साथ गठजोड़ किया। पुतिन भारतीय प्रधानमंत्री को कच्चे तेल पर छूट देते हैं, वे इसे रिफाइन करते हैं और यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भारी प्रीमियम पर भेजते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। और उनके मुताबिक इसमें गलत यह है कि ये रशिया को वॉर में मदद कर रहे हैं। फिर आगे उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री को एक महान लीडर बताते हुए ये कहा कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारतीय प्रधानमंत्री पुतिन और शी जिनपिंग के साथ खराब क्यों हो रहे हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने जातिवाद वाला गेम खेलने का प्रयास किया, जिसमें उनका ये कहना था कि भारत के लोग ये समझें कि असल में क्या हो रहा है। भारतीय लोगों की कीमत पर ब्राह्मण सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बंद हो। मतलब ब्राह्मण द्वारा मुनाफा कमाए जाने वाली बात कहाँ से आई है और किस बेसिस पर की गई है वो तो खैर ये पीटर नवारो को भी नहीं पता होगा। पर एक बात स्पष्ट है कि व्हाइट हाउस में फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक पर पहुंच रहा है। और कल तो ये ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में जो पूजा पाठ हो रहा है, यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, आरतियाँ होती हैं, तो उसमें भी भारत के लोग रशिया के ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ब्राह्मण वाली जो बात व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइज़र ने करी है, तो ये बात करने के लिए उसको किसने एडवाइस किया है, तो वो भी एक अच्छा प्रश्न है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत के दुश्मन हैं वो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइज़र के इसी ब्राह्मण वाले कमेंट पर अब भारत में ही जातिवाद वाले मुद्दे को उठाने का और प्रयास जरूर करेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसमें सपोर्ट करेंगे हमारे देश के कुछ लोग। GTA 6 से पहले भारत, चीन और रशिया के लीडर्स को एक साथ एक ही जगह पर देखने के बाद आज भारत में यूएस एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट करी है जिसमें उन्होंने भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की बात करी है। और ये लिखा है कि दोनों देशों के बीच की जो पार्टनरशिप है वो लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। और इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर डिफेंस और बायलैटरल टाइज तक ये हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। और फिर आगे यूएस एम्बेसी ने एक हैशटैग भी दिया है इसका हिस्सा बनने के लिए। खैर वो बात अलग है कि अभी अमेरिका की जो करंट लीडरशिप है और उनके कुछ एडवाइज़र्स, तो उनकी हरकतें जिस तरह से हो रखी हैं, तो उससे भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो नई ऊंचाइयों को तो पता नहीं, लेकिन नई गहराइयों में जाने के रास्ते जरूर ढूंढ रही है। पर इसी बीच एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी का कंटिजेंट जॉइंट एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएसए के लिए रवाना हो चुका है। और इस बार इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना की मद्रास रेजिमेंट के ट्रूप्स मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। ये जो एक्सरसाइज है 1 सितंबर से 14 सितंबर तक के लिए शेड्यूल की गई है। इस दौरान हेलीबॉन ऑपरेशंस, सर्विलियंस रिसोर्सेज, अनमैन्ड एरिया सिस्टम्स के एम्प्लॉयमेंट, रॉक क्राफ्ट, माउंटेन वॉरफेयर, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कॉम्बैट मेडिकल एड, आर्टिलरी, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, तो इनके इंटीग्रेटेड यूज़ को भी प्रैक्टिस किया जाएगा। बाकी संयुक्त रूप से प्लानिंग करने से लेकर टैक्टिकल मनूवर्स को एग्जीक्यूट करने और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर सिनेरियोज में लाइव फायर एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करने जैसी एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट होंगी। एक स्पेशल सेरेमनी के दौरान इंडियन आर्मी ने ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट के साथ स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए 6 टारगेट प्रैक्टिस ड्रोन्स नेपाली आर्मी को हैंडओवर किए हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत अगले वर्ष के मध्य तक 2 बड़ी सबमरीन वाली परियोजनाओं को अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है, जिनकी कंबाइंड वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपीस से ज़्यादा है। इसमें पहली परियोजना है 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को खरीदने वाली, और जबकि दूसरी परियोजना है प्रोजेक्ट 75I वाली, जिसके तहत 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स भारत में बनाई जाएंगी। और मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेज के हवाले से बताया गया कि दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स अगले वर्ष के मध्य तक फाइनल कर दिए जाएंगे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का।
आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए राइफलमैन शिवे कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि एससीओ को कब स्थापित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।